एक आम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अगर हम कल्पना करें ना तो वहाँ क्या होता है? रॉ मटेरियल एक तरफ से अंदर जाता है, असेंबली लाइन पर लगातार काम होता है और कुछ ही घंटों में या दिनों में एक फाइनल प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। हाँ बिल्कुल, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। राइट। लेकिन डिफेंस शिप बिल्डिंग की दुनिया ना मतलब किसी और ही आयाम में काम करती है। यहाँ टाइम घंटों में नहीं नापा जाता, यहाँ दशकों लग जाते हैं। एग्जैक्टली, डेकेड्स लगते हैं। एक विशाल स्टील का ब्लॉक यार्ड में आता है और सालों तक उस पर धीरे धीरे काम होता है, तब जाकर वो एक वॉरशिप या सबमरीन बनती है। मतलब समुंदर में उतरने से पहले ही एक शिप 6 से 7 साल तक सिर्फ डॉकयार्ड में बनती रहती है। सही कहा, और इसी वजह से ना डिफेंस शिप बिल्डिंग को हम एक आम बिजनेस मॉडल नहीं मान सकते। देखिए, एक वॉरशिप सिर्फ लोहे का ढांचा तो होता नहीं है। बिल्कुल, वो एक्चुअली एक चलता फिरता शहर होता है, एक हाईली एडवांस्ड मिलिट्री बेस होता है जिसमें हजारों किलोमीटर की वायरिंग होती है, कॉम्प्लेक्स सेंसर्स होते हैं और एरर की गुंजाइश एकदम जीरो एग्जैक्टली। और जब इस लेवल की टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ जाती है ना, तो इस सेक्टर का जो इकोनॉमिक्स है वो बाकी सभी इंडस्ट्रीज से पूरी तरह अलग हो जाता है। तो आज की इस गहरी चर्चा का हमारा पूरा फोकस इसी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स को डिकोड करने पर है। हमारे पास इस विश्लेषण के लिए काफी ठोस सोर्सेज है, जैसे फाइनेंशियल रिसर्च रिपोर्ट्स, एनडीटीवी प्रॉफिट के ताज़ा न्यूज़ आर्टिकल्स और कैरेज रेटिंग्स की कुछ काफ़ी डिटेल्ड सेक्टर रिपोर्ट्स। राइट, इन्हीं के बेसिस पर हम बात करेंगे। हाँ, और इन सब के जरिए हमारा जो लक्ष्य है वो भारत के शिप बिल्डिंग सेक्टर के 2 सबसे बड़े दिग्गजों को समझना है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जिसे GRSE कहते हैं, और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स यानी MDL। ये दोनों पब्लिक सेक्टर जायंट्स हैं। हाँ, जो मेक इन इंडिया के सपने को एक्चुअली जमीन पर उतार रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक ही सेक्टर में होने के बावजूद इन दोनों की बिजनेस स्ट्रैटेजी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, एकदम अलग है। पर किसी भी इंडिविजुअल कंपनी के नंबर्स पर आने से पहले ना ये समझना जरूरी है कि वो मैदान कितना बड़ा है जहाँ ये दोनों खेल रहे हैं। राइट। अगर हम ग्लोबल स्केल पर देखें तो इस वक्त शिप बिल्डिंग पर ईस्ट एशिया का पूरी तरह से कब्जा है। मतलब चाइना, साउथ कोरिया और जापान मिलकर इस पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। और ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत का हिस्सा देखा जाए तो वो 1% से भी कम है। 1% से भी कम? ये तो मतलब काफी निराश करने वाला नंबर लगता है पहली नजर में। हाँ, सुपरफिशियली देखने पर लगता है। लेकिन जहाँ बेस इतना छोटा हो वहाँ ग्रोथ का पोटेंशियल भी तो सबसे ज्यादा छिपा होता है ना? टारगेट तो यही रखा गया है कि 2047 तक भारत को ग्लोबल शिप बिल्डिंग के टॉप 5 देशों में शामिल करना है। बिल्कुल। और ये कोई हवाई एम्बिशन नहीं लगता मुझे, क्योंकि इसके पीछे एक ठोस इकोनॉमिक मजबूरी है। देश का लगभग 90% ट्रेड वॉल्यूम जो है वो समुद्री रास्ते से होता है। Exactly, 90%। तो एक मजबूत डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के बिना इस ट्रेड फ्लो को हम सुरक्षित नहीं रख सकते। और डेटा एक और काफी दिलचस्प बात बताता है। इस इंडस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर लगभग 6.5 है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1.8 है। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट आपने बोला ना, ये इस पूरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत है बेसिकली। देखिए, इसको इस तरह समझते हैं, जब एक शिपयार्ड किसी वॉरशिप को बनाने का ऑर्डर लेता है ना, तो वो अकेले काम नहीं कर रहा होता। उन्हें स्पेशल ग्रेड स्टील चाहिए, मरीन इंजिन्स चाहिए, हजारों इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स चाहिए, पेंट्स, नेविगेशन सिस्टम्स, हर कुछ। राइट। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए ना देश भर में MSMEs का एक पूरा जाल एक्टिव हो जाता है। अगर एक डायरेक्ट जॉब शिपयार्ड में बन रही है तो उसके सपोर्टिंग इकोसिस्टम में 6.5 नई जॉब्स और पैदा हो जाती हैं। ओह वाओ! मतलब अगर मैं इसको किसी एनालॉजी से देखूं तो ये एक मेगा हाईवे प्रोजेक्ट जैसा लगता है मुझे। हाँ, काफी हद तक। जैसे जब कोई बड़ा हाईवे किसी इलाके से गुजरता है तो उसके बनते ही आसपास नई इकोनॉमी शुरू हो जाती है। ढाबे खुल जाते हैं, पेट्रोल पंप्स, मैकेनिक की दुकानें लग जाती हैं। सही बात है। शिप बिल्डिंग भी वही मैक्रो इकोनॉमिक चेन रिएक्शन ट्रिगर करता है। लेकिन हाईवे बनने के बाद तो टोल टैक्स आता रहता है। शिप बिल्डिंग में ये लगातार डिमांड या रेवेन्यू कहाँ से आएगा? यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी पिक्चर में आती है, खासकर जो हमारा इंडियन नेवल इंडिजिनाइजेशन प्लान 2015-2030 है ना,
उसने इस इंडस्ट्री का ब्लूप्रिंट एकदम क्लियर कर दिया है। अच्छा, इंडियन नेवी ने टारगेट सेट किया है कि उन्हें 234 शिप्स और सबमरीन्स का एक फ्लीट तैयार करना है। और सबसे बड़ा पॉलिसी शिफ्ट ये है कि इस वक्त नेवी की लगभग 67% खरीद डोमेस्टिक मार्केट से ही हो रही है। ओह, मतलब 67% सीधा इंडियन यार्ड्स को जा रहा है? बिल्कुल। अभी करीब 60 वॉरशिप्स और सबमरीन्स अलग-अलग इंडियन यार्ड्स में बन रही हैं। तो ये कोई एक साल का डिमांड साइकिल नहीं है। इन शिपयार्ड्स के पास अगले 10 से 15 साल तक की क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी है मतलब उनको पता है उनका अगला कस्टमर कौन है। हाँ, और ये भी पता है कि कितना बड़ा ऑर्डर आने वाला है। ये डिमांड की सिक्योरिटी तो किसी भी सेक्टर के लिए एक सपने जैसी बात होती है। जब पाइपलाइन इतनी क्लियर है तो सवाल डिमांड का नहीं रहता। फिर सवाल आता है कि इन मेगा ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, है ना? एग्जैक्टली। सप्लाई चेन और एग्जीक्यूशन का इशू आता है। और मुझे लगता है यहीं पर MDL और GRSE के बीच का सबसे बड़ा अंतर सामने आता है। दोनों PSU हैं, पर दोनों के एग्जीक्यूशन मॉडल्स में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम MDL से शुरू करें तो उनका मॉडल हेवी केपेक्स पर आधारित है। हाँ, MDL का अप्रोच पूरी तरह से इन हाउस कंट्रोल वाला है। देखिए, वो ऐसे शिप्स बनाते हैं जो टेक्निकली बहुत डिमांडिंग होती हैं, जैसे हेवीली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर्स हो गए या स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, जो काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स। और भारत में सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स एक साथ बनाने वाली MDL एक अकेली शिपयार्ड है। अब इतनी हाई एंड मशीनरी के लिए आप किसी और पे डिपेंड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने करीब 64 बिलियन रुपए यानी 6,400 करोड़ रुपए का मैसिव कैपेक्स किया है। बाप रे, 6,400 करोड़। हाँ, उन्होंने अपना नहावा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड और मुंबई पोर्टलैंड पूरी तरह मॉडर्नाइज किया है। बड़े ड्राई डॉक्स बनाए हैं, गोलियात क्रेन्स लगाई हैं। इस लेवल के इन्वेस्टमेंट का फायदा ये है कि MDL अपने यार्ड में एक ही वक्त में 10 वॉरशिप्स और 11 सबमरीन्स इंडिपेंडेंटली बना सकती है। तो मतलब MDL चाहती है कि सब कुछ उनकी अपनी मुट्ठी में रहे। बिल्कुल। उनका 95% रेवेन्यू सीधे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट से ही आता है। पर जब मैं GRSE की बैलेंस शीट देखती हूँ तो कहानी बिल्कुल ऑपोजिट है। वो बड़े डिस्ट्रॉयर्स की जगह फ्रिगेट साइज्ड और छोटे वेसल्स पर फोकस करते हैं, जैसे कॉर्वेट्स हो गए या पेट्रोल वेसल्स। सही कहा, उनका फोकस वॉल्यूम पर है। और उनका मॉडल एसेट लाइट और मॉड्यूलर शिप बिल्डिंग पर चल रहा है। उन्होंने अलग अप्रोच ली है। हिंदुस्तान शिपयार्ड और स्वॉन डिफेंस जैसी प्राइवेट शिपयार्ड्स के साथ MOU साइन किए हैं, एक PPP मॉडल बनाया है। और पता है, इस PPP मॉडल के पीछे एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल मजबूरी भी है और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी। मजबूरी कैसी? देखिए, GRSE अपनी फिजिकल लोकेशन की वजह से थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। उनके पास MDL जैसा मैसिव खुला लैंड बैंक नहीं है जहां वो एक साथ 10-12 शिप्स खड़ी कर लें। अच्छा, जगह की कमी है। हाँ, इसलिए इन्होंने मॉड्यूलर स्ट्रैटेजी अपनाई। वो पूरी शिप अपने डॉक में नहीं बनाते, उसके अलग-अलग ब्लॉक्स को अपनी पार्टनरशिप यार्ड्स में बनवाते हैं। ओके, तो मतलब एक यार्ड में शिप का फ्रंट बन रहा है, राइट, दूसरे में इंजन कंपार्टमेंट और तीसरे में लिविंग क्वार्टर्स। एग्जैक्टली। फिर उन सबको GRSE के यार्ड बनवाकर तेजी से असेंबल और वेल्ड कर देते हैं। तो अगर वापस हाईवे वाले एग्जाम्पल जैसी एक एनालॉजी लें, MDL एक लग्जरी कस्टम मैंशन बिल्डर जैसा है जो प्राइम लोकेशन पर जमीन लेता है, फाउंडेशन से लेकर छत तक का एक एक पत्थर अपनी इन हाउस टीम से लगवाता है और क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल रखता है। हाँ, और GRSE एक स्मार्ट मॉड्यूलर होम डेवलपर जैसा हो गया जो घर के पार्ट्स अलग-अलग फैक्ट्री से प्री फैब्रिकेट करवाता है और साइट पर लाकर हफ्तों में जोड़ देता है। सही पकड़ा आपने। पर एक सेकंड, इस मॉड्यूलर अप्रोच में एक बड़ा रिस्क नहीं है? एक वॉरशिप को समंदर का कितना एक्सट्रीम दबाव झेलना पड़ता है। अगर स्वॉन डिफेंस या हिंदुस्तान शिपयार्ड से आने वाले किसी भी ब्लॉक में 1 मिलीमीटर का भी अलाइनमेंट इशू हो गया तो पूरी शिप तो फेल हो सकती है। ये आशंका एकदम वाजिद है। मॉड्यूलर शिप बिल्डिंग सिर्फ तभी चल सकती है जब आपकी सप्लाई चेन और क्वालिटी कंट्रोल फ्लॉलेसली सिंक्रोनाइज्ड हो। GRSE तो अपनी पार्टनरशिप यार्ड्स को अपने बराबर के स्टैंडर्ड्स पर रखना पड़ता है, जो कि आसान नहीं होगा। बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन GRSE इस रिस्क को मैनेज करके उसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड ले रहा है और वो है स्पीड। MDL को कॉम्प्लेक्स शिप्स में ज्यादा वक्त लगता है पर मार्जिन हाई मिलता है, वहीं GRSE
तेज एग्जीक्यूशन की वजह से वॉल्यूम गेम खेल रहा है। और इस तेज एग्जीक्यूशन स्पीड का असर उनके हाल ही के फाइनेंशियल नंबर्स में साफ दिख भी रहा है। Q3 FY26 के फिगर्स अगर देखें तो GRSE के रेवेन्यू में सीधा 49% का उछाल आया है, जो करीब 19.2 बिलियन रुपीस है। राइट। और नेट प्रॉफिट में तो 74% की ग्रोथ हुई है। उन्होंने लगातार वॉरशिप्स डिलीवर किए, लेकिन इन सब शानदार नंबर्स के बीच ना ऑर्डर बुक का एक ऐसा ट्रेंड है जो शायद थोड़ा अलार्मिंग लगे। अच्छा, कौन सा ट्रेंड? पिछले 5 सालों में पहली बार GRSE की ऑर्डर बुक 200 बिलियन रुपए के मार्क से नीचे आई है। दिसंबर 2025 में ये 184.8 बिलियन रुपीस पर थी। आमतौर पर मार्केट्स में ऑर्डर बुक गिरने को हम आगे ग्रोथ रुकने का संकेत मानते हैं। तो क्या इन्वेस्टर्स को इससे डरना चाहिए? देखिए, किसी आम मैन्युफैक्चरिंग या IT सेक्टर में ऑर्डर बुक का गिरना वाकई खतरे की घंटी होता, लेकिन डिफेंस शिप बिल्डिंग थोड़ा उल्टा बिहेव करती है यहाँ पर। ऐसा क्यों? GRSE की ऑर्डर बुक गिरने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डिमांड कम हो गई है। इसका मतलब सिंपली ये है कि उनका जो फास्ट एग्जीक्यूशन मॉडल है वो बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। ओके। इसे पाइपलाइन से शिप्स बाहर आ रही हैं, ऑर्डर बुक उसी तेजी से कम हो रही है। ये उनकी एफिशिएंसी दिखाता है। और पाइपलाइन खाली होने का डर इसलिए नहीं है क्योंकि नई पाइपलाइन भरने का इंतजाम हो चुका है। राइट। वो नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट यानी NGC प्रोजेक्ट, सोर्सेस के अकॉर्डिंग GRSA इस 33,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर बन चुकी है। सही कहा, L1 का पोजीशन काफी क्रूशियल होता है। हाँ, L1 बिडर मतलब जब सरकार टेंडर निकालती है तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बाद जो कंपनी सबसे कम दाम पर काम करने का प्रस्ताव देती है उसे लोएस्ट बिडर 1 या L1 कहते हैं। बिल्कुल। और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट इसी क्वार्टर में किसी भी समय साइन हो सकता है। सोचिए, अगर 33,000 बिलियन रुपीस का ऑर्डर उनकी बुक में जुड़ता है तो वो एक झटके में कहां पहुंच जाएगी? तब तो आकाश छू लेगी उनकी ऑर्डर बुक। हाँ, और इसी के साथ P17 ब्रावो प्रोजेक्ट की 700 बिलियन रुपीस की बड़ी पाइपलाइन पर भी GRSE की नजर है। तो स्ट्रैटेजी क्लियर है, पुराने ऑर्डर्स जल्दी निपटाओ ताकि नए मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए कैपेसिटी बने। और अगर हम वापस MDL की तरफ देखें तो वहाँ कहानी थोड़ी अलग है। उनकी रेवेन्यू ग्रोथ करीब 15% ही रही, पर उनका जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है वो काफी विशाल है, करीब 237.6 बिलियन रुपीस पर। और सिर्फ यही नहीं, MDL के पास आने वाले दशक का टारगेट और भी मैसिव है। उनकी पाइपलाइन 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी जा रही है, जिसमें एडवांस्ड P75 सबमरीन्स और P17B शामिल है। 3 लाख करोड़, ये तो मतलब किसी भी कंपनी के लिए मल्टी डेकेड रेवेन्यू सिक्योरिटी हो गई। एग्जैक्टली। MDL का फोकस ही इन लंबा समय लेने वाले हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स पर है। पर हम सिर्फ डोमेस्टिक डिफेंस डिमांड पर कब तक निर्भर रहेंगे? ग्लोबल पावर हाउस बनने के लिए तो डाइवर्सिफिकेशन और नए ज्योग्राफीज में जाना भी जरूरी है ना? सही पॉइंट उठाया आपने। और GRSE ने इस बात को अच्छे से समझा है। वो सिर्फ नेवल वॉरशिप्स पर रुके नहीं है, उनका लगभग 25 से 30% रेवेन्यू कमर्शियल और ऑक्सिलरी मार्केट से आता है आज। हाँ, जैसे वो पोर्टेबल स्टील बेली ब्रिजेस बनाते हैं जो आर्मी पहाड़ी इलाकों में या डिजास्टर रिलीफ में तेजी से लगाती है। एक वॉरशिप का हल बनाने वाली कंपनी के पास तो हाई टेंसाइल स्टील की एक्सपर्टीज पहले से होती ही है। बिल्कुल, वो नेचुरली इस काम में फिट बैठते हैं। इसके अलावा वो मरीन डीजल इंजन्स और वेस्ट बंगाल के लिए जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक पैसेंजर फेरीज भी बना रहे हैं। और एक्सपोर्ट्स में भी दोनों काफी अच्छा कर रहे हैं। GRSE को जर्मनी से 4 मल्टीपर्पस वेसल्स का ऑर्डर मिला है, करीब $54 मिलियन का। जर्मनी जो खुद हैवी इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, उसका एक इंडियन शिपयार्ड को कॉन्ट्रैक्ट देना काफी बड़ी बात है। ये उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटी पर बड़ा स्टैंप ऑफ अप्रूवल है। और MDL भी पीछे नहीं है इसमें। उन्हें डेनमार्क से $85 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पर एक चीज ने मुझे सच में काफी चौंकाया रिसर्च के दौरान। ये दोनों दिग्गज शिप बिल्डर्स जो स्टेल्थ फ्रिगेट्स और सबमरीन्स बनाते हैं, वो अचानक शिप रिपेयर में इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट है ना? मतलब GRSE का शिप रिपेयर रेवेन्यू FY22 में सिर्फ 0.2 बिलियन रुपीस था, जो बढ़कर FY25 में 1.1 बिलियन रुपीस हो गया।
और MDL ने तो श्रीलंका की कोलंबो डॉकयार्ड पर मेजॉरिटी स्टेक ही खरीद लिया शिप रिपेयर के लिए। नए जहाज बनाने वाली कंपनी अब पुराने जहाजों की डेंटिंग पेंटिंग में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? इसका सीधा जवाब उनके बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में छुपा है। अच्छा। और वो प्रॉब्लम है कैश फ्लो। अच्छा। देखिए, जैसे हमने पहले कहा, वॉरशिप बनने में 5 से 7 साल लगते हैं। अब शिपयार्ड ने हजारों करोड़ लगा दिए, पर सरकार से उन्हें पैसा हर दिन तो मिलता नहीं। राइट। उन्हें तो माइलस्टोन्स पूरे होने पर पैसा मिलता होगा। एग्जैक्टली। जैसे हल बन गया या इंजन फिट हो गया, और इन माइलस्टोन्स के बीच कई बार सालों का गैप होता है, इसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। पर इस गैप में उन्हें तनख्वाह देनी है, बिजली का बिल भरना है, ऑपरेशंस चलाने हैं, कैपिटल बहुत फंसा रहता है इनका। तो मतलब इस लंबे गैप में शिप रिपेयर का काम उनके लिए एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है। एकदम ऑक्सीजन। शिप रिपेयर का काम 3 से 6 महीने में खत्म हो जाता है, और काम पूरा होते ही तुरंत पेमेंट आ जाती है। सबसे खास बात यह है कि इसमें मार्जिन नए शिप बनाने से कहीं ज्यादा हाई होता है। ओह, हाई मार्जिन और क्विक टर्न अराउंड। हाँ, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन काम उनके कैश फ्लोस को बैलेंस रखता है और लंबे प्रोजेक्ट्स का फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करता है। कैश फ्लो तो वैसे भी बिजनेस का ब्लड लाइन है। अब इस पूरी तस्वीर को अगर हम वैल्यूएशन के नजरिए से देखें तो इक्विटी मार्केट इन PSUs को कैसे वैल्यू कर रहा है? इनके शेयर्स कितने महंगे हैं? वैल्यूएशन के फ्रंट पर दोनों ही कंपनीज काफी प्रीमियम पर हैं इस वक्त। MDL और GRSE दोनों का PE मल्टीपल लगभग 37, 37.5 से 38 के आसपास चल रहा है, जो कि काफी हाई लग रहा है। हाई है। अगर 5 साल का एवरेज देखें तो GRSE 32.1 और MDL 29.5 पर ट्रेड करता था। मार्केट अभी इनको लगभग एक लेवल पर ट्रीट कर रहा है। मतलब इन्वेस्टर्स ने आने वाले NGC कॉन्ट्रैक्ट और 3 लाख करोड़ की पाइपलाइन को शेयर प्राइस में पहले ही फैक्टर इन कर लिया है। तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी कम हो जाती है। बहुत कम। एग्जीक्यूशन में एक छोटी सी गलती भी शेयर प्राइस को बुरा हिट कर सकती है। और इन गलतियों या रिस्क्स पर कैरेज की रिपोर्ट एक बहुत बढ़िया पॉइंट उठाती है, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स का खतरा। ये तो किसी भी प्रोजेक्ट की पूरी प्रॉफिटेबिलिटी खा सकता है। सबसे बड़ा सिरदर्द यही है इस इंडस्ट्री का। राइट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कीमत तय हो जाती है। अगर 2024 में डील हुई 5,000 करोड़ की और डिलीवरी 2030 में होनी है, तो प्राइस बढ़ाने का ऑप्शन होता नहीं है शिपयार्ड के पास। बिल्कुल नहीं होता। अगर ग्लोबल मार्केट में स्टील के दाम दुगने हो गए या कंपोनेंट्स महंगे हो गए, तो शिपयार्ड नेवी को ये नहीं कह सकती कि बजट बढ़ा दो। ये सारा उतार चढ़ाव सीधा उनके प्रॉफिट मार्जिन को खाता है, और ऊपर से डिलेज और लेबर शॉर्टेज। तो ओवरऑल अगर हम समेटें तो MDL उन इन्वेस्टर्स के लिए फिट बैठता है जो हैवी मशीनरी और लंबा स्ट्रेटेजिक मोड चाहते हैं, जिनको लगता है कि 6,400 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी आसानी से कोई बीट नहीं कर पाएगा। और GRSE उन्हें अट्रैक्ट करेगा जो एसेट लाइट, अजाइल और वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ चाहते हैं। दोनों टॉप प्लेयर्स हैं, बस स्टाइल अलग है। सही बात है। तो इस गहरी चर्चा को खत्म करते हुए अगर एक नए नजरिए से सोचें, भारत को 2047 तक अगर ग्लोबल टॉप 5 में आना है, तो क्या सिर्फ ये PSUs अकेले इस बोझ को उठा पाएंगे? ये काफी बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि MDL और GRSE तो अपनी फुल क्षमता पर काम कर ही रहे हैं, पर क्या किसी प्राइवेट सेक्टर टाइटन की जरूरत नहीं पड़ेगी देश को? आने वाले दशक में क्या कोई बड़ा प्राइवेट शिप बिल्डर आकर इस मार्केट के ट्रेडिशनल रूल्स को चुनौती दे सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां प्रोडक्ट बनने में सालों लगते हैं, वहां अगले एक दशक में कौन इस समुंदर का नया सिकंदर बनेगा, इस पर ध्यान रखना काफी दिलचस्प होगा।